नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारी से समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर सतह पर आ गया है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इससे जुड़ा विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड में एक कमेटी बना दी गई है, जिसके बाद भी इस मसले पर राजनीतिक हलचल और विमर्श बढ़ा है। जो इसके प्रावधान और बिल का मसौदा ये समिति तैयार करेगी। साथ ही हिजाब को लेकर हुए विवाद के बीच भी ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया। कई मौकों पर अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की जरूरत जता चुकी हैं। साथ ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। समय समय पर देश में इसे लागू करने की मांग होती रही है। कई लोग इसके समर्थन और कई इसके विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। समान नागरिक संहिता का सीधा मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून। फिलहाल देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हमारे संविधान में इसे लागू करने की व्यवस्था तो है, लेकिन ना तो देश और ना ही अन्य राज्यों में यह कानून लागू है। मुद्दा आपका में आज बात समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और आज इस विषय पर हम हर एक जरूरी सवाल करेंगे, इसे समझेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। जस्टिस मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया सनसद टीवी के साथ मुद्दा आपका में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस मिश्रा, पहला सवाल बहुत बेसिक सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक समान संहिता जो है ये है क्या? समान नागरिक संहिता में मूलतः उत्तराधिकारी संबंध विषय, वैवाहिक संबंधी विषय, तलाक, पैतृक संपत्ति में किस प्रकार अधिकार उत्पन्न होंगे, गोद किस प्रकार से बंटवारा, ये विषय सन्निहित हैं। ये वास्तव में अगर देखें तो यह विषय धर्म से भिन्न विषय हैं। ये इस प्रकार के विषय हैं जिसको हम धर्म में शामिल मूलभूत तौर से नहीं देख सकते। ये व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिसका कि धर्म से बिल्कुल, हमारे संविधान में एक और जहाँ अनुच्छेद 44 बोलता है कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, समान नागरिक संहिता बनाई जाए, और दूसरी ओर हमारा संविधान अनुच्छेद 25 और 26 में प्रत्येक व्यक्ति को उसका रिलीजन और उसका फेथ को पूर्णतया अपनाने की और उसको प्रोफेस करने की, उसको विस्तार करने की, उसको अपनाने की, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। तो इन दो चीज़ों में हमें भिन्नता करनी होगी। सिविल राइट्स, सिविल लॉ क्या है, सिविल राइट्स क्या हैं, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं जो कि धर्म का आधारभूत अंग हैं। जैसे बंटवारा संबंधी कानून, विवाह संबंधी कानून। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर माना जाता है। अगर विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी धर्म में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी एज पर लॉ, एज पर और जिस प्रकार से हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 में जो प्रावधान किए गए हैं, इट इज़ नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये इसमें आचार विचार और इसमें कोई एक पक्ष को सुपीरियर हैंड नहीं मिलना चाहिए। और इससे ये जो मुख्य दूसरी हमारा जो अगर संविधान को देखें तो प्रियम्बल, उसमें उसका जो मुख्य प्रारंभ में जो प्रियम्बल है उसके अनुसार हमें प्रत्येक व्यक्ति को पॉलिटिकल रिलीजियस फ्रीडम उपलब्ध है, सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम, फेथ, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 भी देता है। हमारे संविधान में किसी को धार्मिक आधार पर, लैंगिक आधार पर अथवा उसके कास्ट या रेस के आधार पर हमारे यहाँ उसके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी धर्म में आधारित जो भौतिकता से संबंधित व्यक्तिगत धर्म के पर आधारित जो कानून चले आ रहे हैं, मुस्लिम लॉ, जैसे हिंदू लॉ में सती प्रथा थी, हिंदू लॉ में जो दहेज का अवयव था उसको समाप्त किया गया। इसी प्रकार से अगर कोई प्रैक्टिसेस किसी भी धर्म में जो एक ऐसा जो धर्म
एक अपना धर्म अपनाते हुए भी अगर उसमें कोई विसंगति है, इसमें भेदभाव हमारे संविधान की दृष्टि से उत्पन्न होता है, समानता का अधिकार किसी महिला को अगर नहीं दिया जा रहा है तो उसको दूर किया जा सकता है। और उसको दूर करने में मेरे ख्याल से न्यायालयों ने भी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर से शाह बानो के और जॉर्डन डिंगडे के केस में 1985 में ये निर्धारित किया कि कॉमन सिविल कोड हमारे देश की एक आवश्यकता हो गई है। जी, जस्टिस मिश्रा, आपसे मैं समझूंगी कि जो कोर्ट की टिप्पणियां रही हैं, कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं वो क्या रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप कानून को और जाहिर तौर पर न्यायपालिका का जो काम है उसे भी बहुत गहराई से समझते हैं, और हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, जिससे न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं बोझ पड़ता है। और अगर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए तो क्या ये परेशानी कम हो सकती है, और अदालतों में जो सालों से लंबित पड़े मामले हैं उस पर क्या फैसले जल्द हो सकते हैं? देखिए, मैं इस प्रश्न के सिर्फ कॉमन सिविल कोड बनने से न्यायालय में त्वरित निर्णय होने लगेंगे, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हमें उसके लिए कुछ और प्रयास करना आवश्यक है कि हमें शीघ्र त्वरित न्याय मिले। कॉमन सिविल कोड से एक फ़ायदा अवश्य होगा कि जो मत वैभिन्न, जो अनकोडिफाइड लॉ हैं, उसको समझने में, उसका विवेचन करने में न्यायाधीशों को अधिक समय देना पड़ता है। उसमें एक विशेषज्ञता प्राप्त करने में हर किसी को इतना परिश्रम करना पड़ता है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। परंतु न्यायालय में जो विलम्ब हो रहा है उसको कॉमन सिविल कोड बनाने से थोड़ा हमें दूसरे तौर से देखना पड़ेगा। न्यायालय में विलम्ब को हमें दूर अवश्य करना पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड से अगर हम ये समझें कि हमें ये सफलता प्राप्त हो जाएगी कि हम न्यायालय में प्रकरणों के त्वरित न्याय होने लगेंगे, उसमें एक रूपता आ जाएगी, निर्णयों में एक रूपता अवश्य आएगी। एक कानून होने से एक रूपता आएगी, लोगों को अपने अधिकार समझ में आएंगे जो आज लोग अधिकार जानते नहीं हैं। कोडिफाइड लॉ नहीं है, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता है हमारे देश में। अगर एक कानून होगा तो उसका अच्छा विवेचन हो सकेगा, लोग उसको स्पष्टता से समझ सकेंगे, और उसको हमें दूसरे लोगों को सबको विस्तार में भी उसमें थोड़ी अवश्य मदद मिलेगी कॉमन सिविल कोड बनने से। ठीक है, जैसे मिश्रा, कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो सबसे बड़ा तर्क ये भी दिया जाता है कि महिलाओं की जो स्थिति है इसके बाद उसमें काफ़ी सुधार होगा। क्या इसके लागू होने से जो शादी है, तलाक है, गोद लेने के मामले हैं और जायदाद का बंटवारा है, ये सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो? देखिए, पहले हिंदू धर्म में भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होता था संपत्ति का। 1956 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया गया, उसके अंतर्गत जो मेंटेनेंस का अधिकार था या राइट टू पजेस प्रॉपर्टी को जो उनके कब्जे में थी, उसमें उनको संपत्ति का अधिकार महिलाओं को प्रदान किया गया। विडोज़ को राइट दिया गया 1937 में, किसी जो अपने प्रॉपर्टी उसमें वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। परंतु कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में डॉटर्स को अधिकार दिया गया 2005 में आके संशोधन के द्वारा। एक प्रोग्रेसिव कदम है ये। शनै शनै उसमें जो लॉ को कोडिफिकेशन करना आवश्यक है, लॉ के कोडिफिकेशन करके उसमें जो विसंगतियां हैं, महिलाओं के साथ जो भेदभाव है, उनको शनै शनै दूर किया गया है और दूर किया जा रहा है। ये एक अच्छा कदम है। ये इन कदमों से भी हम एक समान नागरिक संहिता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे ट्रिपल तलाक का कानून बना, शायरो बानो, अच्छा ये है कि शाह बानो ने केस लड़ा, शायरा बानो ने केस लड़ा। ये स्वयं उस वर्ग के लोग, अपने महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं जिनको कि भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, और ये आवाज़ उठना आवश्यक है कि लोगों को ये महिलाएं अपने ये समझने, मुस्लिम महिलाएं जो हमारे देश में जागृत हैं, वो ये समझती हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वो अपने अधिकार को नीचे की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती हैं, तो वो अपना अधिकार मांगती हैं आज हमारे देश में, तो उसको प्रदान करना हमारा संविधान का दायित्व है। परंतु साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा
उसके पश्चात एक कानून बना ट्रिपल तलाक का, जो शायरा बानो का प्रकरण बना, उसमें मुस्लिम वुमेन राइट टू ऑन मैरिज एक्ट 1919 बनाया गया, 2019 बनाया गया। उसमें ये सजा का प्रावधान भी किया गया और उसमें उनको ये भी अधिकार दिया गया महिलाओं को कि वो अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी तलाक होने की सूरत में अपने पास रखती हूँ। 3 वर्ष का, 3 ट्रिपल तलाक, जो तलाक है कि कह के कोई कानून का अपने हाथ में लेता है तो उसको गैर कानूनी, उसको 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान उस नियम कानून में किया गया है जी। तो इस प्रकार से एक समानता लाई गई कि महिलाओं को इस प्रकार से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, जैसा कि पुरुष को संरक्षण प्राप्त है, उसको भी उसी प्रकार से मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मेंटेनेंस का भी अधिकार दिया गया उसमें। और अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं आगे आ रही हैं। मुस्लिम समाज की एक महिला ने अफगानिस्तान से उठकर नोबेल प्राइज तक जीती। तो ये एक ऐसा और जैसे हम पाकिस्तान, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसी कंट्री में जब कॉमन सिविल कोड हो सकता है तो भारत जैसे देश में कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्षता पे इस कॉमन सिविल कोड के होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ये धर्मनिरपेक्षता की ओर भारत अग्रसर ही होगा अगर कॉमन सिविल कोड बनता है। इसका आशय कदापि ये नहीं होना चाहिए कि एक धर्म को उस पर दूसरे धर्म पे आरोपित किया जाता है। ये धर्म से भिन्न मुद्दे हैं। सबको समान अधिकार देना धर्म से ऊपर है। धर्म प्रत्येक धर्म ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान तौर से उत्पन्न हुआ है, उसके समान अधिकार हैं, उसके समान हक हैं, उसका संरक्षण ये करेगा। तो सारे धर्मों का, सर्वधर्म का संरक्षण करेगा कॉमन सिविल कोड। पर हमारे देश में जो भ्रांतियाँ अभी प्रचलित हैं, जैसे आप बोलते हैं छोटे छोटे मुद्दों पे, जो कि आपसे समझना चाहूंगी, आपत्तियां क्या हैं? छोटे छोटे मुद्दों पर जो हम लोग, एक तो सबसे पहली बात है कि हमें अपीजमेंट की नीति हमारे देश में चल रही है, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये मेरा विषय नहीं है, कानूनी संबंधी विषय नहीं है। ये सब, ये अपीजमेंट दूर होना चाहिए और लोगों को ध्रुवीकरण, जो वोट का ध्रुवीकरण राजनीतिक पार्टी करते हैं, इससे ये छोटे छोटे मुद्दे जो कि एक नाचीज़ होना चाहिए, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, उसको पूरे देश में मुद्दा बना दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें कुछ लोगों के ऐसे विचार हैं जो कि रिट्रोगेटिव विचार हैं और वो अपने स्वहित के लिए ज़्यादा हैं, देश के हित के लिए कम हैं। तो ये वस्तुतः इस प्रकार से अगर लोग ये कहें कि हम इन लोगों के लिए लड़ाई, कोई क्या सती प्रथा को सपोर्ट कर सकता है? कोई सती प्रथा को सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या कोई दहेज को सपोर्ट कर सकता है? अगर कोई इस प्रकार से प्रोग्रेसिव अगर विचार रखते हैं कोई, तो प्रोग्रेसिव विचार में अगर देश चलता है तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई विवाद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परंतु हमारे देश में ये सब होता है। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके लिए तुष्टीकरण के अलावा भी मैं सोचूंगा कि हम ये इसमें कई बार विदेशी हाथ भी हो सकता है। ठीक है। वो हमारे देश में स्थिरता नहीं चाहते। ठीक है। आपने कहा कि प्रोग्रेसिव विचार और पाकिस्तान का भी जिक्र आपने किया। थोड़ा सा अगर आप बताएं कि बाकी देशों में इसे लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम, जैसे आपने कहा, तमाम विकासशील देश भी हैं, तमाम विकसित देश भी हैं। देखिए हमारे देश में गोवा में एक गोवा के प्रदेश में ये भी सवाल है कि गोवा में जब है तो बाकी जगह क्यों नहीं, और गोवा में कैसे है? गोवा में है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रत्येक स्टेट का ये कर्तव्य है कि कॉमन सिविल कोड बनाए और उसको लागू करे। तो स्टेट को भी ये अधिकार है और उसी प्रकार से केंद्र को भी ये अधिकार है कि पूरे देश के लोगों के लिए कॉमन सिविल कोड बनाए। तो जब गोवा में बन सकता है तो हमारे और चल सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं चल सकता? मैं नहीं समझता कि नहीं चल सकता। पर हमको थोड़ी परिपक्वता अपने विचारों में लानी होगी, अपने विचारों को थोड़ा समझना होगा। ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो भौतिकवाद, जो स्पिरिचुअल पार्ट है रिलीजन का, उसको पृथक करना होगा भौतिकतावादी पार्ट से। जब हम जो उसका टेम्पोरल पार्ट है, टेम्पोरल पार्ट का रिलीजन को अगर हम देखें तो जो भौतिकतावादी संबंधी पार्ट है उसको हम धर्म के अनुसार किसी का व्यक्तिगत कानून चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म है। धर्म के लिए आप अपना धर्म अपनाइए, उसको पूरी तरह से प्रोफेस कीजिए, उसके बीच में ये कॉमन सिविल कोड कभी बाधा उत्पन्न नहीं होगा। जबकि कॉमन सिविल कोड बनने से शायद अपना धर्म लोग और अच्छा सुचारू रूप से चला सकेंगे, समानता के साथ चला सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होगा। जी, आपने कोर्ट का शाहबानो मामले का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा और विस्तार से समझूंगी आपसे।
जो तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसके ऑब्जर्वेशन अलग अलग मामलों में एक तरह से क्या रहे हैं? क्या कानून की कहीं ना कहीं खामियां सामने आई हैं, या क्या कुछ कोर्ट ने समझा है इस मामले को लेकर? और क्या आप मानते हैं कि जो संवेदनशील वर्ग है उसे कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद संरक्षण मिलेगा, और जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसे कहीं ना कहीं बल मिलेगा? संवेदनशील वर्ग को निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बनने से एक संबल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम देखें तो उसका महिलाओं का जो एक वर्ग है वो शोषित वर्ग है, उनको समान अधिकार नहीं है। कई जो व्यक्तिगत कानून हैं उनमें समान अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है। और आज हम कई देशों में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि महिलाएं ये आवाज़ उठती है कि महिलाएं काम नहीं करेंगी, महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि मतलब इससे जो आज हमारे पास ह्यूमन फोर्स है पूरे विश्व में, उसमें से अगर आधी फोर्स जो सुपीरियर फोर्स है, बेटर फोर्स है, महिलाओं का सशक्तिकरण अगर नहीं कर पाते हम किसी भी कानून में, कानून को सुधारें अथवा कॉमन सिविल कोड लाएं, पर महिलाओं को समानता का दर्जा देना प्रत्येक कानून में, चाहे कोडिफाइड करके दीजिए उसको, चाहे कॉमन सिविल कोड बना कर दीजिए, उसमें संशोधन ऐसे कानूनों को कोडिफाइड करना आवश्यक है, उसमें महिलाओं को बराबर अधिकार देना आवश्यक है। कॉमन सिविल कोड का उससे आशय पूर्ण कोडिफिकेशन होने से ही उसका पर आशय हम अचीव कर पाएंगे पूर्णतया। और इससे निर्भर जो एक ऐसा शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। और जो ऐसी प्रैक्टिसेज हैं, जो असमानताएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ भी छुआछूत चलती थी, उसके कानून बनाया गया, छुआछूत देश से दूर हुई है। और इसी प्रकार से जो ऐसी प्रैक्टिसेस थी, जैसे जॉन वेले मैटन के केस में गैर हिंदुओं को जो अपनी संपत्ति चैरिटेबल पर्पज के लिए दान करने के लिए एक रोक थी, उसको असंवैधानिक किया गया, करार दिया गया। तो इस प्रकार से समानता का अधिकार उन सबको देना चाहिए। और शाहबानो केस में, परंतु ये संवेदनशील विषय है, ये कहा गया कि शनै शनै चूंकि संवेदनशील विषय है, इसमें भ्रांतियां उत्पन्न नहीं हो, इसको शनै शनै लागू करना चाहिए। अम्बेडकर ने भी अपनी स्पीच में, जिस समय ये अनुच्छेद 44 पर चर्चा संसद में इसको संविधान को लागू करने से पूर्व हो रही थी, कहा था कि इसको हमें एक प्रारंभ की स्टेज पर उस समय ये कहा था कि हमें इसको वॉलंटरी मेंबरशिप इसमें देना चाहिए, कॉमन सिविल कोड बना के एक डिक्लेरेशन आदमी दे तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उस कॉमन सिविल कोड से गवर्न होने लगेंगी। उन्होंने ये भी इच्छा जताई थी कि अगर कॉमन सिविल कोड तो मैं अभी लागू कर दूं, लेकिन धीरे धीरे होना आवश्यक है। पर उनका ये हमारे संविधान निर्माताओं का इतना ये सुंदर परिदृश्य है कि उन्होंने इसको आवश्यक समझा, परंतु तुरंत लागू इसलिए क्यों नहीं किया, मैं नहीं समझता कि इसको लागू करने में कोई बाधा होनी चाहिए। जब हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन हुआ, अन्य सारे कानूनों का भी कोडिफिकेशन तो कर ही देना चाहिए था। उनमें जो असमानता के अधिकार थे, कम से कम उनको तो दूर करना आवश्यक था। परंतु अब शनै शनै ये प्रक्रिया चालू हुई है और मुस्लिम लोग, महिलाएं ही आगे आई हैं और मुस्लिम वर्ग आगे आया। वो इसका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम महिलाओं का इन संशोधनों को और इन कानूनों को, इन प्रकरणों जो उन्होंने प्रकरण में निर्णय सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त किए हैं, उनको लागू किया जा रहा है। जी, एक थोड़ा सा टेक्निकल पहलू है कि क्या जब ये यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो जो वर्तमान में मौजूद जो भी व्यक्तिगत कानून है, क्या वो खत्म हो जाएंगे? व्यक्तिगत कानून उस सूरत तक खत्म हो जाएंगे जिसमें उसमें प्रावधान भी बनाया जाएगा। अब अगर कोई उसमें ऐसी कुछ एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे रिलीजियस अगर कोई पार्ट है उसका, तो उसको रिटेन भी किया जा सकता है, वो उससे डेरोगेटरी नहीं है। परंतु ये प्रीमेच्योर होगा कहना कितनी सीमा तक कौन सा प्रावधान लागू रहेगा, किस सीमा तक कौन सा प्रावधान लागू नहीं रहेगा। परंतु इसमें अपने धर्म को अपनाने में, धर्म के अनुसार आचरण करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मैं इतना तो आपसे निश्चित तौर से बोलूँगा। अच्छा, ठीक है। और जैसा आपने डॉक्टर अम्बेडकर का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी कहा था कि धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ना चाहिए समय के साथ, आप क्या मानते हैं, क्या सही समय आ गया है भारत जैसे देश में इसे लागू करने का? हमारे देश में मैं
थोड़ी और परिपक्वता राजनीतिक परिपक्वता और सामाजिक परिपक्वता लाने की और थोड़ी सी आवश्यकता है कि हमारे देश में छोटी छोटी बात पर लोग बाग अनावश्यक तौर से बहस मुद्दे खड़े कर देते हैं। और मैं ये नहीं कहूँ, मैं इस सीमा तक नहीं जाऊँगा। आज हम छोटे छोटी बातों को अगर ज़्यादा उस पर विस्तार से चर्चा करने लगते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उससे भी वो मुद्दा अनावश्यक तौर से गर्मा जाता है। ये सब हमें स्वयं की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्रत्येक डेमोक्रेसी के पिलर को किस सीमा तक, किस प्रश्न को गरमाना चाहिए, किस प्रश्न को हमें इग्नोर करना चाहिए, किस प्रश्न को हमें समाज को निर्णय करने का उसको छोड़ देना चाहिए। अगर हम उसको अनावश्यक तूल देंगे, हवा देंगे, तो निश्चित तौर से इससे हमारे देश में जो असहिष्णुता उत्पन्न हो सकती है और होती है, कई बार होती आई है। और जैसे हम देखें अननेसेसरी का वायलेंस, राजनीतिक वायलेंस हमें कई प्रदेशों में देखने मिलता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हम आज हमारे क्या इतनी राजनीतिक परिपक्वता आज हम नहीं ला सकते कि हम वायलेंस नहीं करें? आफ्टर ऑल एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मारता है, तो अक्षम्य है किसी भी देश में। आज हमें इतनी राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए कि हम एक व्यक्ति एक दूसरे का राजनीतिक तौर से स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, एक दूसरे का सम्मान करें, एक व्यक्ति दूसरे को समान माने। अगर हम समान मानते हैं तो मेरे ख्याल से हम कॉमन सिविल कोड तो सामाजिक संरचना, कोई भी सामाजिक संरचना की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है कि वो एक दूसरे को बराबर माने, समान माने। तभी तो वो समाज चलेगा, तभी वो समाज उन्नति करेगा, वो देश उन्नति करेगा। ये तो एक कॉमन सिविल कोड का हमारे यहाँ प्रावधान कर दिया गया और उसमें कोर्ट अपने विवेचन से ही समानता ला रहा है। जो वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है अथवा पारसी वर्ग है अथवा हिंदू वर्ग है, इन्होंने अपने हिंदू वर्ग ने भी केसेस लड़े हैं। हमारे यहाँ सती के विरुद्ध विरोध करने वाले हैं, हमारे यहाँ डॉवरी का विरोध करने वाले हैं हिंदू वर्ग में। और हिंदू वर्ग में जो भी अभी कुरीतियाँ प्रचलित हैं उनके विरुद्ध भी आवाज़ उठती है। ऐसा नहीं कि उसमें आज ऐसा नहीं विसंगतियाँ उत्पन्न नहीं है, ये हिंदू धर्म श्रेष्ठ हो गया, उसमें भी विसंगतियाँ हैं, उसमें भी कई बैड प्रैक्टिसेज हैं। उसको जैसे बाल विवाह होते हैं आज, उसको हम रोक नहीं पाए। कई प्रदेशों में बाल विवाह प्रचलित हैं और कस्टमरी तौर से प्रचलित हैं। तो इन सब चीज़ों की ओर हमें ध्यान देना होगा और इसमें सख्ती के तौर से कानून बना के और उसको पालन करके समानता का, देश में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार वैसे प्रदान करना, कॉमन सिविल कोड हो नहीं हो, समानता का अधिकार प्रदान करना न्यायालयों का, शासन का और प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल ड्यूटी भी कि दूसरे को बराबर का ट्रीट करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो आज़ादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता पर बहस चल रही है, हम देख रहे हैं। हालांकि अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका, लेकिन ये बात साफ है कि इसे लेकर संविधान में भी समय के साथ आगे बढ़ने की बात कही गई। साथ ही अलग अलग मामलों की सुनवाई के दौरान जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बता चुका है, उससे साफ है कि दुनिया के बाकी विकसित देशों की तरह भारत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना और एक देश एक कानून के रास्ते पर आगे बढ़ना आज के दौर की कहीं ना कहीं जरूरत बन चुका है। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।